नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आज रेलवे एएलपी का एग्जाम है और रेलवे कितने सालों बाद कोई पेपर ले रहा है। बहुत बड़ा मौका है भाई ये, रेलवे के लिए भी और हमारे देश की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी। तो हमने टेस्ट रैंकिंग जो हमारी ऐप और वेबसाइट है उस पर इस संडे को ऑल इंडिया एक लाइव टेस्ट कराया था, एएलपी का भी और एसएससी सीजल मेंस का भी। तो जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर हुआ था, मैं इसका मैथ वाले सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। और पेपर जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड इसी तरीके से आएगा, क्योंकि मैं रेलवे के और एसएससी के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। ठीक है, उनसे उनके एग्जामिनर से भी मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है। तो आप इन 20 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप इन 20 में से, आज का मैं टारगेट दे रहा हूं, 17 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 18, 19, 20, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है मेरे भाई। हम ऐप पर जो है, वेबसाइट पर भी टेस्ट रैंकिंग ये है, आप इस पर अपना अकाउंट बना लीजिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अपना लॉग इन कर लीजिए मेरे भाई। जो भी पेपर नजदीक में होने वाला होता है, जैसे अभी सीजल मींस का पेपर होने वाला है, एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, एनटीपीसी का पेपर होगा, तो डेली संडे को लाइव टेस्ट कराते हैं, जिसको बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। और मेरे भाई बहुत क्वालिटी वाला टेस्ट हम यहां पे तैयार करते हैं। हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी है, बहुत वेल क्वालिफाइड है, तो वो बहुत अच्छे टेस्ट यहां पर बनाती है मेरे भाई। ठीक है। और दूसरा, यहां पे फ्री टू टेस्ट, तो आपको पता ही है कि हमने रेलवे के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेरे भाई यहां पर रेलवे बूस्टर में हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज 10-10 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो आप ये रेलवे बूस्टर से चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर लगाया करो यहां से। ठीक है बच्चों, आइए सवाल करेंगे। ये देखिए पहला सवाल मेरे दोस्तों डीआई का। अब देखिए पेपर जो है वो टाइप वाइज तो आता नहीं है, पेपर तो मिक्स आता है, एक सवाल किसी चैप्टर का, एक सवाल किसी चैप्टर का। बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये सारे नए सवाल हैं भाई। चलिए, एक संग्रहालय में केवल 2 प्रकार के टिकट बेचे जाते हैं, स्थानीय और विदेशी। नीचे दिए गए वेन आरेख में 5 अलग अलग महीने जनवरी से मई तक बिकने वाले स्थानीय टिकटों की संख्या और विदेशी टिकटों का परसेंटेज बताया गया है। ये लोकल टिकट की संख्या बताई गई है और ये परसेंटेज बताया गया कि फॉरेनर टिकट कितने बेचे गए हैं। तो इसको ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। क्या है भैया? द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन जनवरी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन अप्रैल। यानी कि जनवरी में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या अप्रैल में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। जनवरी अप्रैल पे ध्यान देना। अच्छा, एक बात बताओ भाई, टोटल टिकट तो 100% होता है। जनवरी में लोकल टिकट कितने बेचे गए? 468। जनवरी में 468, जबकि फॉरेनर टिकट बेचे गए 35%। 100% में से अगर 35% फॉरेनर टिकट बेचे गए तो बाकी का 65% का बेचे गए लोकल टिकट। यानी कि 468 65% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 13 से जाएगा, 13-39, 7-13-78, 13-5-65, 5 से 100 20 बार, यानी कि 720। तो जनवरी में टोटल 720 टिकट बेचे गए, जनवरी में टोटल 720 टिकट्स बेचे गए। ऐसे ही फरवरी का उसका निकालो, अप्रैल का। भाई अप्रैल में लोकल टिकट कितने बेचे गए? 292। और अप्रैल में फॉरेनर टिकट कितने बेचे गए? 27%। 100% में से अगर 27% फॉरेनर टिकट है तो बाकी का 73% लोकल टिकट है। 73% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 73 से डिवाइड कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी आपके यहां से 4 बार चला जाएगा, 400। तो यानी कि अप्रैल में टोटल 400 टिकट बेचे गए। सवाल पूछा गया जनवरी में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या अप्रैल में बेचे गए टिकटों से कितना परसेंट ज्यादा है। तो 400 से 720 कितना ज्यादा है? 320 ज्यादा है। कितना होता है बेटा 400 का 320? 80%। 4-8-32, 400 का 80% होता है 320, तो ये 80% ज्यादा हो गया। यानी कि सवाल का आंसर चौथा ऑप्शन। तो ये मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल था। आगे आइए, एक ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल खींचा गया है। ट्रायंगल की साइड 12, 35, 37 है। सर्कल की रेडियस बताओ। 12, 35, 37 को देखते ही पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरीके से ये जो है मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, 12, 35, 37। अब इसे ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल खींचा गया है। ठीक है, तो भैया
इस तरीके से होगा सर्कल, जो तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी 12, 35, 37 से 888 है। समकोण त्रिभुज की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। 37 का आधा 18.5 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो गया 18.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है सवाल, एक आयत का एरिया 162.5 है, पेरीमीटर 70 है। तो आपसे पूछा है डायगोनल बताओ, कारपेट का डायगोनल बताओ मेरे भाई। देखिए दो रास्ते हैं, या तो आप यहां पे वैल्यू गेस करो या कॉन्सेप्ट से लगा लो कि भी जैसे ये आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ये हो गया रेक्टेंगल की लंबाई L और ये हो गया इसकी चौड़ाई B। तो सवाल में बोला है एरिया 162.5 है, एरिया होता है L गुणा B, 162.5 यही होता है। अब इसका जो पेरीमीटर है 70 है, पेरीमीटर होता है भाई लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ये 70 है, यहां से 2 से 70 काट देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई 35 आ जाएगी। आपसे पूछा डायगोनल, ये पूछा है तो डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर। अगर मैं यहां से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपसे पूछूं तो एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से क्या आ जाएगा? L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2LB, यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे यहां पे L प्लस B है 35, तो 35 का स्क्वायर, यहां पे ये LB कितना है 162.5। तो आप मुझे बताओ कि 35 का स्क्वायर 1225, 162.5 का दुगुना आ जाएगा आपका 325, तो घटाएंगे 900, यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 900। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि 900 का अंडर रूट, 900 का अंडर रूट, और 900 का अंडर रूट 30 मीटर इस सवाल का आंसर है थर्ड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? तो ये काफी बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर 3 आगे चलेंगे। चौथा सवाल त्रिकोणमिति का, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री भी आपके पेपर में आना है। tan 7/8 है, तो आपसे ये पूछा है। देखिए ये कॉस साइन में कोई दिक्कत ही नहीं, tan का मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस। ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं बच्चों, बेसिकली ये सवाल तो रेशियो का है। साइने बटे कॉस बराबर 7/8, tan का मतलब साइन बटे कॉस होता है। रेशियो देके रेशियो पूछा, ऊपर हर जगह डिग्री से में पावर 1 है। आप साइन ए की जगह 7 रख दो, कॉस ए की जगह 8 रख दो, बस। साइन ए की जगह 7, कॉस ए की जगह 8, तो 8 छिंग 48, साइन ए की जगह 7, 7 तिया 21 बटे कितना आ जाएगा भैया? साइन ए की जगह 7 और कॉस ए की जगह 8, 8 दूनी 16, तो 48 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 69, और 16 और 7 आ जाएगा 23, और 69/23 यानी कि 3। तो इस सवाल का आंसर तो 3 हो गया, पहला ऑप्शन 3। कितना बेसिक सवाल है, लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पढ़ा हो, ठीक है जी, जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हो, है ना, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस की हो। सवाल नंबर 4, सारे मैं बता रहा हूं कि नए क्वेश्चन है, दीज आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर के बेसिक्स पे ही हमारी टीम ने सवाल क्रिएट किए हैं। रीना ने गर्मी के मौसम में 20 आम 35 रुपए पर आम की दर से बेचे और 25% का प्रॉफिट कमाया। उसने सर्दियों में सेम संख्या में आम 21 रुपए पर आम की दर से बेचे और 30% का लॉस हुआ। आम बेचने में उसका कुल प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। कुल प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा है। देखिए मेरे भाई, गर्मी के मौसम में रीना 20 आम बेचती है, एक आम 35 रुपए का, एक आम 35 रुपए का, तो 20 आम 700 रुपए के बेचे अभी, और 25% का लाभ हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। रीना सोल्ड 20 मैंगोज इन द समर सीजन एट ए प्राइस ऑफ 35 ईच, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और सर्दी में जो है सेम संख्या में आम उसने बेचे, कितने मेरे भाई? 21 रुपए पर आम की दर से, यानी कि सर्दी में भी उसने 20 आम बेचे हैं, एक आम 21 रुपए का, तो 20 आम बेचे 420 रुपए की दर से। लेकिन सर्दी में क्या हुआ? 30% का लॉस हुआ। यहां 25% का प्रॉफिट है, सर्दी में 30% का लॉस है। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस बताओ। देखिए मेरे भाई, ये सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस,
है ना, कि भाई 700 रुपए में गर्मी में आम बेचे और आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, 100% पे 25% का प्रॉफिट हुआ, ये 125% की वैल्यू है। प्रॉफिट कितना हुआ? 25%, तो यहां से 25 किलो निकाल लीजिए, ये है तरीका। अब सर्दी में मेरे दोस्तों आपने 420 रुपए के आम बेचे, 30% का लॉस हुआ, 100% पे 30% का लॉस हुआ, 70% की वैल्यू है। यहां से 30% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको लॉस निकालना है ना, तो ये प्रॉफिट हुआ, सर्दी में लॉस हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, 25 पंजे 125, 700/5 140, और ये आ गया 7×42 यानी कि 6×18 माइनस का 180, तो ये माइनस का 40 रुपीज आया मेरे भाई। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट से ज्यादा आपको लॉस हो गया, तो 40 रुपए का आपको टोटल लॉस हो गया। इस सवाल का जो आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। कितना बढ़िया सवाल है, ऐसा नहीं कि पहले मैं सीपी निकालूंगा फिर मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा, वो तो पागलपंती है, ठीक है भाई। कर लोगे तो दिमाग लगा के आपको जल्दी जल्दी करना है पेपर में। देखिए सवाल नंबर 6 अलजेब्रा का, यदि a+b² 196 है, ए बी आपका 12 है, तो आपसे पूछा ट्वाइस ऑफ a³ + b³। a+b² 196 है तो a+b यहां से 14 हो जाएगा, जोड़ के 14 आए, गुणा करके 12 आए, ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलती है क्या? 6×2 12, 6×2 8, नहीं, यानी कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों की टर्म में, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो मैं लिख देता हूं। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर -3ab। ये a³ + b³ का फॉर्मूला है मेरे भाइयों, किसकी टर्म में? a+b और ab की टर्म में। यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख दीजिए। a+b आपका मेरे दोस्तों 14 हो गया, इंटू a+b 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का 3ab, ab का मतलब 12×3 = 36, तो 14×2 = 28, 196 में 36 घटाएंगे तो 160 आ गया मेरे प्यारे भाई, 160। तो एंड में 0 आएगा, 0 के बाद 8 आएगा, और 160 की 30 में गुणा 4800, 4800 से 320 कम आएगा यानी कि 4480, ठीक है ना। 0 आएगा, 0 के बाद 8×48 8 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, और जो भी आंसर आएगा 4000 से बड़ा आएगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन है, तीसरा। बस इतना ही करना है आपको, पूरी गुणा थोड़ा ना करनी है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये सवाल है भाई, है? तो भाई ये तो बोर्ड मार्क्स का सवाल है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 37 × 32 × 48 डिवाइडेड बाई 4⁴ तो पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, पहले इसी चीज को सॉल्व कर लेते हैं। 37 × 32 × 48 डिवाइडेड बाई 4⁴ ये हो जाएगा ना, 4⁴ मतलब 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16, तो 16×3 48 और 16×2 32। अब 37×3 111, 2 222 आ गया, 222 जल्दी कर लिया मैंने, प्लस ये 1/4 हो गया है भाई। 45 गुणा, अब ये तो सब मल्टीप्लाई में, तो क्या दिक्कत है, 45 × 4/5 × 27 ही आया। हमें बात जानते हैं कि 4 से 4 आपका कट जाएगा, 5 से 45 आपका 9 बार कट जाएगा, 27 निम्मा 243, 243, 243। अब इस पूरे ब्रैकेट की यहां पे ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 11 का क्यूब, यही है। जो भी आंसर आएगा उसके इकाई का अंक 4 आएगा, थर्ड ऑप्शन ये आंसर है, खत्म भाई। 222 + 243 कितना आ गया, 465, नहीं दिख रहा, ये देखिए 465 × 5, अब 11 का क्यूब 1331, 1331 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को उधर ले गए। अब 5 × 5 = 25, 5 में से घटाएंगे 4, तो यूनिट 4 आएगा, ये आंसर है, ठीक है भाई। सवाल में कुछ था नहीं, आगे चले। सवाल नंबर 8, 1100 रुपए के कॉस्ट प्राइस वाली एक रेशमी शर्ट को उसके क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया और 93 रुपए के डिस्काउंट के बाद बेचा गया। 900 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली एक सूती शर्ट को 50/3% के प्रॉफिट और बेचा गया।
रेशमी शर्ट के सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्क शर्ट एंड कॉटन शर्ट का रेशियो आपसे पूछा है, दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है, तो क्या दिक्कत है भाई साहब हैं? आप ये बताओ, सिल्क शर्ट का देखो, सिल्क शर्ट का कॉस्ट प्राइस है 1100, 1100। अब इस पे 23% एबव मार्क किया गया, 100% से 23% एबव मार्क किया गया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 123%, 123% आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1230 और 123, 1230 123 यानी कि 1353 हो जाएगा। यही आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मार्क प्राइस आ गया। तो ये तो हो गया मार्क प्राइस, लेकिन 93 रुपीज के डिस्काउंट के बाद बेचेगा, इस पे 93 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया, तो यानी कि सिल्क शर्ट को बेचा कितने में गया? घटाइए, तो आप पहले 53 घटाइए, फिर यहां से 43 घटाइए, यानी कि 1260 रुपए में बेचा गया, 1260 में बेचा गया। उसके बाद देखो, जो हमारी कॉटन की शर्ट है उसका सीपी 900 है और उसको 50/3% के प्रॉफिट पर बेचा गया। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% हो गए, 50% 1/2 बटे 3 आ गया 1/6, तो 1/6 के प्रॉफिट पर बेचा गया है। आप मुझे बताओ भाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 900, अगर 900 पे 1/6 का प्रॉफिट हुआ है, 1 पे 1/6 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में गया? 900 के 7/6 में। ये दोनों की सेलिंग प्राइस आ गए। आपसे क्या पूछा है बच्चों? आपसे इनका रेशियो पूछा है, तो बस रेशियो ले लीजिए है भाई। तो 0 तो आपका कटना ही है, 7 से आपका कटना ही है 18 बार, 18 से आपका कटना ही है 90 5 बार, 6 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6:5। तो ये दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 6:5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेपर में जल्दी जल्दी करते जाना है। आगे आओ, सवाल है आपके सामने। देखो ये सवाल है टाइम एंड वर्क का। एबीसी किसी काम को 35 दिन 2 सप्ताह 10 सप्ताह में पूरा कर सकते, 3 लोग हैं एबीसी। ए किसी काम को करता है 35 दिन में, बी करता है 2 वीक में, 2 वीक का मतलब हो गया जी 14 दिन, सी करता है 10 वीक में, 10 वीक का मतलब हो गया 70 दिन। एक साथ काम करते हैं, 7 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचे काम को कितने दिनों की जरूरत है? जहां बी और सी एंड तक काम करते हैं। एकदम सरल सवाल। देखिए भाई 35 14 और 70, तीनों का एलसीएम 70 आ जाएगा। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 70 है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी 5 और सी की आ जाएगी 1। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। साथ में काम शुरू किया और 7 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर, ए बी सी ने 7 दिन तक काम किया है। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 5 7 1 8, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे? 56। तो 70 में से 56 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 14। बचा काम 14, 14 यूनिट। अब इस बचे काम को कौन करेगा? इस बचे काम को करेगा, ए छोड़ के चला गया बी और सी, इस बचे काम को बी और सी करेंगे मेरे भाई। अच्छा, बी और सी एक दिन में 5 और 1 6 यूनिट काम करते हैं, तो 14 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 14/6, 2 से काटेंगे 7/3 दिन में। तो बी और सी इस बचे हुए काम को 7/3 डेज में कर लेंगे जल्दी जल्दी से, तो पहला ऑप्शन आंसर आ गया। बताओ, अब इस सवाल को भी ना कर पाओ तो कैसे बालक हो भाई? फिर तो आप नौकरी के लिए बने ही नहीं हो ना। सवाल नंबर 10 देखिए, देखो ये सवाल भी आ गया बोर्ड मास का। बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? करें और जल्दी से करके बताना है आपको भाई। मतलब इसको सॉल्व करना है, तो जोड़ना घटाना ही, तो देखो सबसे पहले गुणा होगी, अब इसकी गुणा करनी है, तो 11 की 5 में गुणा कर लेते, 55 और +6, ये आ गया 55 + 6 61, 46 में से 61 घटाएंगे, ये आ जाएगा ना 56 + 46 - 61, तो माइनस का 15, -4 है ना, ये -4 है बेटा।
तो 15 4 19, 26 में से 19 घटा है 7, 7 इस सवाल का आंसर है चौथा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ब्रेक करके गुणा करी, तो 5 सही 6/11, तो मैंने इसको 5 + 6/11 लिख दिया, 11 से गुणा कर दी, तो 11 पंजे 55 6 61 हो गया, 46 - 61 -15 में माइनस का 4, सिंपल घटा दिए 7, आंसर कुछ नहीं है। जल्दी से करेंगे सवाल नंबर 11। एक आदमी 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है, उसकी गति के विपरीत दिशा में बहने वाली हवा के कारण वह 29 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। हवा की स्पीड ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप सड़क पे चल रहे हो और हवा आपके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, तो हवा आपकी स्पीड को कम करेगी, आप कम तेजी से भाग पाओगे। अगर आप हवा के विरुद्ध दौड़ोगे तो हवा आपकी स्पीड को काटेगी मेरे भाई, आप उतना तेज नहीं दौड़ पाओगे, हवा के साथ ज्यादा तेजी से दौड़ोगे। तो जैसे एक आदमी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर/आवर है, मैन की स्पीड है मेरे भाई, हवा के बिना। अब वो दौड़ने लगता है मेरे दोस्तों, हवा के विपरीत जो है वो दौड़ता है, और वो 29 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन में 12 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा मेरे भाई, अगर आदमी को देखो 29 किलोमीटर दूर डेस्टिनेशन पर पहुंचना, आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर/आवर है, तो उसको समय कितना लगेगा, 5.8 आवर्स का समय लगेगा कि नहीं 29 किलोमीटर पहुंचने में। लेकिन एक्चुअल में जब वो हवा के विरुद्ध दौड़ रहा है, अगेंस्ट द विंड दौड़ रहा है, तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, 1/5 आवर, 1/5 का मतलब 0.2 आवर, यानी कि उसको अगेंस्ट द विंड जो है 5.8 से 0.2 आवर समय ज्यादा लगा। उसको हवा के विरुद्ध 29 किलोमीटर जाने में हवा के अगेंस्ट 6 घंटे लग गया। तो जब वो हवा के अगेंस्ट जाएगा मेरे दोस्तों, तो आदमी तो ऐसे जा रहा है मैन, और हवा मेरे दोस्तों ऐसे बह रही है, तो ये हवा आदमी की स्पीड को काटेगी। तो आदमी की स्पीड क्या रह जाएगी, m माइनस विंड की स्पीड w मान लिया। डिस्टेंस कितना जाना है, 29 किलोमीटर, कितने समय पहुंचेंगे, 6 घंटे में, 6 में। ये आदमी की स्पीड मेरे दोस्तों 5 किलोमीटर/आवर है, विंड की स्पीड आपसे पूछे बराबर 29/6, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 5 6 48, 2 6 3 18। तो विंड की जो स्पीड आएगी वो अप्रोक्स 0.17 के आसपास आएगी, 0.17 के आसपास, जो कि मेरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 0.17 किलोमीटर/आवर। ओके, तो ये इसका ठीक आंसर है। 11वां सवाल, आगे चलेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है भाई, 8/5, 15/7, 24/9, 3 से काट लीजिए, चाहे 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, और 10/3 ये आया मेरे भाई। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो जो इनके अंश हैं, जो इनके न्यूमरेटर है, आप उनका तो एलसीएम ले लीजिए, और जो इनके हर है, जो इनके डिनोमिनेटर है, उनका एचसीएफ ले लीजिए, ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब 8 15 8 10 का एलसीएम 120, 120 ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी, 10 से भी, ठीक है बच्चे। और नीचे का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 7 3 को काटेगी, खुद 1 है, तो यानी कि 120 आ जाएगा, पहला ऑप्शन 120 खत्म। आइए, 4 दोस्त ABCD आपस में पैसे बांट रहे हैं, और 2160 को 2 3 4 3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो राशि क्या होगी, 2 3 4 3 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि दूसरे और चौथे को बराबर मिलेगा। दूसरे चौथे को यहां बराबर नहीं है, देखो ना भाई, ये B है और ये आपका DN को बराबर अमाउंट मिलना चाहिए, यहां बराबर है, यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर नहीं है, सब गलत हो गया, यानी कि मेरा आंसर सेकंड ऑप्शन। मैं क्यों करूंगा सॉल्व इस सवाल को, इस पागल कुत्ते ने काटा है कि हम इसको सॉल्व करें। दुनिया जानते है कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, पर नौकरी उसी के लगेगी जो बिना सॉल्व किए करेगा। मंजू एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेती है, मंजू जी एक काम को 16 दिन में पूरा करती हैं। अगर वे अपने दोस्त जैनी के साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन में कर लेंगी। मंजू अगर जैनी को भी काम पे लगा लें अपने साथ साथ, तो उस काम को 12 दिन में कर लेंगी। अकेले काम करते हुए जैनी काम को कितने दिन में करेगी, निहायत ही इजी सवाल। 16 12 का एलसीएम 48 हो गया, 48 टोटल वर्क। मंजू की एफिशिएंसी 3 है,
और मंजू प्लस जैनी की एफिशिएंसी 4 होगी। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जैनी की एफिशिएंसी निकालनी है। मंजू की एफिशिएंसी 3 है, दोनों के मिला के 4 है, तो जैनी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो ये जो जैनी है मेरे भाई, जैनी, ये 48 यूनिट वर्क करेगी 1 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 48 डेज में। और यही आंसर है, 48 डेज में। ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट है। आगे चल जाए, आगे चलते। सवाल नंबर है 15। सवाल नंबर 15 ट्रेन का सवाल आ गया भाई। एक ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, बहुत बढ़िया। और ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे एक ट्रक को 7.5 सेकंड में पार करते, ये भी ठीक है। अगर ट्रक की स्पीड ट्रेन की स्पीड का 1/15 है, तो ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? मान लीजिए कि ट्रक की जो स्पीड है, सॉरी, ट्रक की जो लंबाई है वो नेग्लिजिबल है। भाई ट्रेन के सामने ट्रक की लंबाई को नेग्लिजिबल मान लो, बताओ कैसे करोगे? देखो एक बात सुनना, सवाल में ये बोला है कि जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, ट्रेन है, ये खंबे को पार करेगी, खंबे को, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। अच्छा, जब ये ट्रेन एक ट्रक को पार करेगी, ये ट्रेन है और ये पार कर रही है एक ट्रक को, ये ट्रक को पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी ट्रेन? खुद की लंबाई, खुद की लंबाई प्लस ट्रक की लंबाई। लेकिन सवाल में बोला कि ट्रक की लंबाई को तो बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लो, कि ट्रक की तो कोई लंबाई है ही नहीं। यानी कि दो केस दिए, जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है, जब एक ट्रेन एक ट्रक को पार करती है। दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करती है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम। और आपको पता अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। बोला है ट्रक की स्पीड ट्रेन की स्पीड का 1/15, ट्रक की स्पीड ट्रेन की स्पीड का 1/15। ट्रेन की स्पीड अगर 15 है तो ट्रक की स्पीड 1 है। आप बताओ मेरे भाई, जब ये ट्रेन खंबे को पार करेगी, खंबे को, तो किस स्पीड से पार करेगी ट्रेन? खुद की स्पीड 15 से। लेकिन जब ये ट्रेन ट्रक को पार करेगी तो किस स्पीड से पार करेगी? क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में बोला है ना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक को 7.5 सेकंड में, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे ट्रक को 7.5 सेकंड में पार करती है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी भाई? ट्रक की 1 है, ट्रेन की 15। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2 16। तो जब ये ट्रेन ट्रक को पार करेगी तो 16 की स्पीड से पार करेगी, स्पीड का रेशियो है। तो भाई टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं होगा? यानी कि खंबे को पार करने में और ट्रक को पार करने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 16-15। आप बताओ यहां पे ट्रेन को ट्रक को पार करने में कितना समय लगा? 7.5 सेकंड। तो 15 की वैल्यू 7.5 सेकंड है, आधा। तो खंबे को पार करने में भी आधा समय लगेगा, 16 का आधा 8 सेकंड। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर है। और एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है मेरे भाई। मजा आया ना सवाल करके? ये सवाल है आपके सामने 16। 24 लोगों के एक ग्रुप का एवरेज वजन 63 किलो है। एक ग्रुप बना हुआ है 24 लोगों का, उनका औसत वजन 63 किलोग्राम है। 4 आदमी जिनका वजन 56, 58, 63 और 60 किलो है, ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। तो ग्रुप का नया एवरेज क्या है? ऐसे सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है डेविएशन, कि अगर 24 लोगों का एवरेज वेट 63 किलोग्राम है, तो ये पता लगाओ 4 लोगों के आने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है। एवरेज वेट है 63 किलोग्राम, इस आदमी जो आता है इसका वजन 56 है, तो 63 से 56 7 किलो कम है। 63 से 58.5 कितना? 4.5 किलो कम है। ये तीसरा आदमी नया आता है, इसका वजन है 63.5, 63 से 63.5 आधा किलो ज्यादा है, 0.5 kg ज्यादा है। चौथा आदमी 60 किलो का है, एवरेज से 3 किलो कम वजन है। तो इनके आने की वजह से क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? -7, -4, -11 और 3 -14। इन चारों लोगों के आने की वजह से 14 kg का नुकसान हो गया। यानी कि अगर पहले एवरेज 63 किलो था, इनके आने की वजह से 14 kg का नुकसान हो गया। अब 24 लोग थे, 4 लोग नए आए, अब लोग कितने हो गए? 28 लोग।
तो इन चारों के आने की वजह से 14 केजी का टोटल लॉस हुआ। इस लॉस को 28 लोग आपस में बांट लेंगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, बटे 28। ये है टेक्निक। 14/28 1/2 यानी कि 0.5 केजी। तो नया एवरेज 63 से 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 62.5 केजी नया एवरेज वजन होगा। ये सवाल हो गया। तो मैं आगे चलूं अब जल्दी से। यदि x को 15, 33, 7, 17 में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं, x का मान क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, अगर सवाल में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा, मैं तो ऑप्शन से चेक कर लूंगा। अगर x को इन सब में जोड़ा जाएगा तो संख्या प्रोपोर्शन में होती हैं। पहला देखो 3, 15 3 18, 36 1/2, 10 और 20 1/2, यही आ गया। अगर मैं हर एक में 3 3 जोड़ दूंगा, 3 3 जोड़ दूंगा हर एक में, तो 15 3 18, 33 3 36, 7 3 10, 17 3 20। तो देखो 18 36 का रेशियो 1 2, 10 20 का रेशियो 1 2, तो ये रेशियो बराबर आ गया ना दोनों। ये भी 1 2 आ गया, ये भी 1 2 आ गया, तो प्रोपोर्शन में बन गई। यही आंसर है। इतनी देर लगानी है बस। किसी धनराशि पर 12% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए है, सेम ब्याज की दर पर सेम टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चों, अगर ब्याज की दर 12% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 साल में 12%, 2 साल में 12 दूनी 24%। जबकि सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला कितना है 2 साल में? 240 रुपए। 10 गुना 24 का 10 गुना। सवाल पूछा ब्याज की दर सेम 12% रहे, टाइम भी सेम रहे 2 साल, तो 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 12 12 का सक्सेसिव नहीं आ जाएगा बच्चों। 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, तो 12 + 12 24 और 144/100 यानी कि 1.44 25.44% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 2 साल में। दिमाग में किया जा सकता था। अगर 24% के लिए 240 रुपए 10 गुना है तो 25.44% की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 254.4 रुपए। ये आपको बेटे कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 254.4 रुपए। कहां गया? पहला ऑप्शन आंसर है। ठीक है, मजा आया? नेक्स्ट सवाल नंबर आप देखेंगे यहां पर 19। बताइए, एक टेस्ट में मैक्सिमम 25 में से 15 छात्रों द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो दिए गए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। इस डेटा सेट का बहुलकों का गुणनफल बताओ। देखो, मोड जानते हैं, किसी भी डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उस डेटा का बहुलक या मोड कहलाता है। अब इनमें देखो मेरे भाई, नजर घुमा के देखो, ये तो हर नंबर देखो 13 अकेले ऐसा नंबर है जो मुझे 2 बार दिख रहा है, बाकी कोई नंबर है 2 बार? 11 नहीं है। 15 2 बार है भाई। ये देखिए 15, ये 15 2 बार है। 21 20 17 24 10 12 18, बाकी कोई नहीं है। यानी कि इस डेटा का जो मोड है वो 13 है और 15, 2 मोड आ गए। इनका प्रोडक्ट आपसे पूछा है तो 13 गुणा 15 195 आ गया। ओके, बात खत्म। आगे चलेंगे। अमृता ने 90 मीटर कपड़ा खरीदा जिसमें से 63.33% का इस्तेमाल ट्राउजर बनाने के लिए किया गया। ट्राउजर बनाने के लिए उसके द्वारा कितना कपड़ा उपयोग किया गया? अच्छा, तो भाई 63.33% को देखते आधे बच्चों की हवा टाइट, लेकिन होनी नहीं चाहिए। 63.33% को देखो कई तरीके से लिखा जा सकता है। आप 60% + 3.33% लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 33.33% + 30%, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों रास्ते हैं, क्योंकि 33.33% जो होता है वो 1/3 होता है। 30% हर कोई जानता है 10% 1/10, 30% 3/10, तो 3 10 कैल्शियम 30 आ गया। 10 और 3 3 9, 19/30। यानी कि अगर टोटल 90 मीटर कपड़ा है तो 90 मीटर कपड़े का 19/30 इस्तेमाल किया ट्राउजर बनाने में, जो कि कितना आएगा? 30 × 90
और 1957 मीटर। 57 मीटर कपड़ा जो है 90 मीटर में से ट्राउजर बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? और इसी के साथ ही मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे करा दिए, ठीक है, जो हमने आपसे टेस्ट में भी पूछे थे। तो बढ़िया सवाल है, बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट जैसा पेपर आपका आने वाला है। ठीक है दोस्त, चलो रेलवे की अगर आपको एएलपी के अलावा टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो धीरे धीरे करके अभी रेलवे के पेपर होने वाले हैं, 2025 में भी रेलवे सारे एग्जाम लेगा। इन एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो वो होगी सबसे पहले प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस से। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कहां से करने? इन किताबों से करने जिसमें मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इन बुक्स पे अभी एक ऑफर है, तो आप इस ऑफर को तुरंत भुनाओ और आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। फिर पेपर आपका ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है? हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग से मेरे भाई। सर रेलवे में जीके साइंस बहुत आता है, तो साइंस का बूस्टर यहां पे पड़ा हुआ है फ्री। आपको फ्री टेस्ट में जाना है तो साइंस के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और रेलवे बूस्टर में रेलवे के, है ना, साइंस के अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, जनरल अवेयरनेस के अलग, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करने को मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रेलवे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराता रहूं मॉक टेस्ट, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब बच्चे जाते जाते लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। बाय।